गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं धरणीधर वैष्णव, मेरे यूट्यूब चैनल जीके धरणीधर वैष्णव में आपका स्वागत है। और हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण काल जिसको कहा जाता है गुप्त काल, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पूर्व की जो क्लास थी उसमें हमने इसकी इतिहास गुप्त काल की जानकारी के स्रोत, प्रारंभिक गुप्त शासक जिनमें श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने विस्तार से समुद्रगुप्त और उसकी विजय के क्रम को पढ़ा। उसके बाद जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इनके बाद में रामगुप्त। अगला शासक कौन है? रामगुप्त और उसका भाई, रामगुप्त और उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। वो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे कि इसका ये विक्रमादित्य जो शब्द है वो एक उपाधि सूचक शब्द है। भारतीय इतिहास में अब तक लगभग 14 शासकों ने ये उपाधियां धारण की है विक्रमादित्य की। तो देखिए, रामगुप्त के बारे में जो बात चली है, इतिहास में कई जगह ऐसा आता है कि समुद्रगुप्त जो हमने पढ़ा, समुद्रगुप्त जो हमने पढ़ा, उसके बाद सीधा ही किसके बारे में पढ़ते हैं? हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का जो समय है वो माना जाता है 335 से लेकर 375 ईस्वी का माना जाता है। ये समुद्रगुप्त का समय माना जाता है। अब ऐसा, और चंद्रगुप्त का द्वितीय का समय माना जाता है 375 से लेकर 415 ईस्वी का। ये समय निर्धारित किया गया है। अब ऐसे में रामगुप्त को कहां फिट करें? समस्या यही आती है कि रामगुप्त कहां था। तो देखिए, अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। कुछ ने इसकी ऐतिहासिकता जो मिली है, ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आए हैं, कुछ नाटक आए हैं और कुछ इसके ताम्र सिक्के आए हैं। उनसे इसकी ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है कि वास्तव में इन दोनों के बीच में एक शासक रामगुप्त भी रहा है। तो चलिए, रामगुप्त के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं उनके आधार पर इसकी देखते हैं कि क्या कहानी रही इन दोनों के बीच में, समुद्रगुप्त के बाद में और चंद्रगुप्त के पूर्व में, चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व में क्या कहानी रहती है। तो देखिए, रामगुप्त के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो है विशाखदत्त का नाटक। विशाखदत्त ने एक नाटक लिखा था, नाम है देवी चंद्रगुप्तम। कौन सा है? देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाटक है ये? ये एक ऐसा नाटक है जिसमें भारत में शक आक्रमण का उल्लेख है। किसका आक्रमण? शक आक्रमण, विदेशी जाति है उसका आक्रमण होता है समुद्रगुप्त के अंतिम समय में और रामगुप्त के समय में। तो उसके बारे में इस विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक में लिखा है। क्या नाटक है वो देखते हैं। देखिए, इस रामगुप्त की एक पत्नी थी, सबकी होती है, इसके भी थी, जिसका नाम था ध्रुव देवी। किसकी पत्नी थी? ध्रुव देवी किसकी पत्नी थी? रामगुप्त की। और कौन से वंश की थी? कदम वंश की थी। अच्छा वंश रहा होगा, नाम भी अच्छा है। तो ध्रुव देवी कदम वंश की राजकुमारी थी। अब देखिए क्या होता है, रामगुप्त बड़ा कमजोर शासक था। कमजोर कहें, कायर कहें, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कमजोर शासक होने के कारण इसके समय में शक्कों का आक्रमण हो गया। किसका आक्रमण हो गया? शक्कों ने आक्रमण कर दिया साम्राज्य पर। रामगुप्त इसको सहन नहीं कर पाया, पराजित हो गया शक्कों से। पराजित होने के बाद इसको शक्कों की शर्त माननी पड़ी। और शक्कों ने क्या शर्त रखी इसके सामने कि भाई, हमें तो ये ध्रुव देवी बहुत ही सुंदर राजकुमारी है, ये सौंप दो, हम चले जाएंगे। जैसे हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में जो पृथ्वीराज चौहान था, या बाकी और भी कई ऐसे कांड हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी की मांग की थी, सुंदर रानी थी, ऐसे ही ये मांग करते हैं शक ध्रुव देवी की। यहां पर रामगुप्त का जो भाई था, नाम है चंद्रगुप्त। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये यो कहे बहुत वीर और रामगुप्त की तुलना में तो काफी अच्छा शासक रहा, क्योंकि इसकी बाकी जो हम साम्राज्य पढ़ेंगे वहां विस्तार से देखेंगे। तो रामगुप्त के समय चंद्रगुप्त क्या करता है, इस ध्रुव देवी की जगह अपना वेश बना लेता है, वेश बदल लेता है और खुद क्या बन जाता है? ध्रुव देवी बन जाता है। ध्रुव देवी बन जाता है खुद और चला जाता है शक्कों के शिविर में, या जहां शक्कों के शासक ने इसको बुलाया था ध्रुव देवी को, वहां चला जाता है वेश बदलकर
और वहां पर शकों के शासक को क्या कर देता है, धोखे से मार देता है शकों के शासक को। इस कारण से जो मगध, जो गुप्त काल है, गुप्त साम्राज्य है, एक बार पूरे जो शकों के कारण जो पूरी तरह बिखर चुका था, वो वापस मजबूती पकड़ लेता है। कुछ समय की एक बाधा आई, उससे वापस से बच जाता है। और अवसर पाकर, क्योंकि रामगुप्त कमजोर था, कायर था, तो चंद्रगुप्त अवसर पाकर क्या करता है, एक दिन इस रामगुप्त की भी क्या करता है, हत्या कर देता है। अब वो किस कारण से करता है, हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो, क्योंकि इसको बचा के कौन लाया, चंद्रगुप्त। तो हो सकता है ध्रुव देवी से विवाह करने के चक्कर में, या कोई भी कारण रहा हो, पर यहां पर रामगुप्त की हत्या कर देता है। और रामगुप्त का केवल इतना ही काम है गुप्त काल में कि इसके कुछ सिक्के मिले हैं, देवी चंद्रगुप्तम नाटक से शक आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसकी रामगुप्त की जो जानकारी मिली है वो है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट की जो रचना है, हर्ष के दरबार में, वर्धन वंश का हर्ष था उसके दरबार में। इसके अलावा राजशेखर का काव्य मीमांसा, राजशेखर का कौन सा, काव्य मीमांसा, इसमें भी रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। दो, इसके अलावा एक सज्जन ताम्रपत्र है और राष्ट्रकूटों से संबंधित, उससे भी यहां इसकी जानकारी मिलती है। कौन सा है, सज्जन कहें या सज्जन कहें, ताम्रपत्र से। तो ये रामगुप्त की ऐतिहासिकता के स्रोत हैं। नंबर 1 तो विशाखदत्त का मुद्रा, देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित्र बाणभट्ट का, राजशेखर का काव्य मीमांसा और सज्जन ताम्रपत्र यहां से। इसके अलावा रामगुप्त के कुछ ताम्र सिक्के। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ये रामगुप्त के बारे में। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के बारे में और इसकी उपलब्धियों के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय महत्वपूर्ण शासक, चंद्रगुप्त कौन सा है, सेकंड है। दूसरा नाम विक्रमादित्य, क्या नाम है, विक्रमादित्य। बताया मैंने, विक्रमादित्य नाम ना होकर एक उपाधि है जो विदेशियों को हराने के कारण भारतीयों द्वारा ग्रहण की जाती थी, भारतीय शासकों के द्वारा। तो इसने शकों को भी पराजित किया था, इसने सकारी विक्रमादित्य इसने उपाधि धारण की थी। वास्तविक उपाधि थी सकारी विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य इसकी उपाधि है। तो पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। देखिए इसका जो समय है वही 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी, लगभग 40 साल के करीब किसका शासन रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। अब देखिए इसकी कुछ, एक इसका मंत्री था, उसके बारे में पहले ही जान लेते हैं, वो था वीरसेन। कौन है, वीरसेन इसका मंत्री था, उसको मैंने ऊपर ही इंडिकेट कर दिया है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो पढ़ने से पहले हम इसकी उपाधियां पढ़ते हैं। इसकी कुछ उपाधियां हैं, कुछ क्या, बहुत सी उपाधियां हैं। एक उपाधि तो हमारे पास सामने सबसे ऊपर ही आ गई, विक्रमादित्य। इसके अलावा छोटी मोटी सिक्कों पर जो इसकी मिली है, पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां पर पढ़ रहे हैं, सिक्कों पर। और सिक्के में भी रजत सिक्के अलग हैं, स्वर्ण सिक्के अलग हैं। तो रजत सिक्कों पर देखो इसकी कौन कौन सी है। नंबर 1 देवश्री, इसके अलावा विक्रमांक, देवश्री, विक्रमांक, विक्रम, सिंह विक्रम, यानी सारे के सारे विक्रम, विक्रम, सिंह विक्रम, और साथ में नरेंद्र, अजीत विक्रम। यानी एक महत्वपूर्ण जो है यहां पर सिक्कों पर जो उपाधि है महत्वपूर्ण, वो है परम भागवत। कौन सी है, परम भागवत। परम भागवत का मतलब ये वैष्णव धर्मानुयायी था, वैष्णव धर्म को, ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। इस कारण इसने अपने आप को क्या कहलवाया है, परम भागवत। महत्वपूर्ण चीज है, स्वयं को इसने परम भागवत सिक्कों पर कहा है। सिक्कों पे, इसके अलावा रजत सिक्कों पे, यानी रजत मतलब चांदी के सिक्कों पर इसकी भी कुछ उपाधियां मिली हैं। 2 उपाधियां हैं, महत्वपूर्ण है। रजत सिक्कों पर इसने अपना नाम एक विस्तार से परम भागवत लिखवाया है, और जो लिखवाया वो है नंबर 1। 2 नाम लिखे हुए मिलते हैं, वो है परम भागवत। नंबर 1 क्या है, परम
भागवत, परम भागवत महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, परम भागवत महाराजाधिराज चंद्रगुप्त, गुप्त से भी लिखता है विक्रमादित्य, ये रजत सिक्कों पे मिला है। इसके अलावा साथ में जो दूसरा नाम मिलता है वो है श्री गुप्त कुलस्य, बाकी वही रहेगा श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये इसकी कहां पर मिलती है? रजत सिक्कों पर, यानी हम ये कहें कि परम भागवत इसकी रजत सिक्कों पर उपाधि मिलती है, क्योंकि बाकी तो एक सामान्य सी बात है। इसके अलावा देखो इसके पुत्र और जो पौत्र है कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, वहां से भी इसकी जानकारी मिलती है। हम लिखते हैं नंबर 3, ये तो होगी सामान्य सिक्कों पर, ये रजत सिक्कों पर, और ये इसके पुत्र और पौत्रों के जो अभिलेख है उनसे, उन पे मिला है अप्रतिरथ का नाम। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कुमार गुप्त इसका पुत्र था, कुमार गुप्त प्रथम, और कुमार गुप्त का प्रथम का मिला है बिलसद पाषाण स्तंभ। कहा, कौन सा? बिलसद पाषाण स्तंभ। इसके अलावा कुमार गुप्त के अलावा स्कंद गुप्त का बिहार जो पाषाण स्तंभ है, किसका? स्कंद गुप्त पौत्र है स्कंद गुप्त का बिहार पाषाण स्तंभ। दोनों में क्या नाम मिला है इसका? अप्रतिरथ। किसका? चंद्रगुप्त का अप्रतिरथ इसका नाम मिलता है। तो ये थे उसके कुछ नामों के आधार पर, और एक नाम और जो सांची अभिलेख मिला है वहां पर इसका नाम देवराज इंद्र भी मिला है। कहां से? नंबर 4 सांची, और सांची में क्या नाम मिला है इसका? देवराज इंद्र का विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उपाधि क्या मिला है? देवराज, जिसको इंद्र भी कहते हैं, ये मिला है कहां से? सांची अभिलेख से। तो ये थी इसकी सामान्य जानकारी। इसके अलावा देखिए वीरसेन जो इसका मंत्री था उदयगिरी का, उसके द्वारा भी इसके बारे में एक अच्छी लाइन लिखी हुई है चंद्रगुप्त के बारे में। ये उपाधियां हैं, वापस देख ले, देवश्री, विक्रमांक, विक्रम सिंह, विक्रम, परम भागवत। परम भागवत वैष्णव धर्मानुयायी होने के कारण। रजत सिक्कों पर परम भागवत महाराजाधिराज चंद्रगुप्त से विक्रमादित्य। इसके अलावा श्री गुप्त कुल से महाराजाधिराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कुमार गुप्त प्रथम का बिलसद और स्कंद गुप्त का बिहार पाषाण स्तंभ में अप्रतिरथ मिलता है, और सांची में इसको देवराज का नाम मिला है। अब देखिए इसका जो अमात्य है, मंत्री है, वो इसके बारे में एक अच्छी लाइन लिखता है। क्या लाइन लिखता है? कि अपनी अंतर ज्योति से, कहां पर लिखा है वीरसेन ने? उदयगिरी में। उदयगिरी में क्या लिखा है? कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, अपनी अंतर ज्योति से सूर्य और चंद्रमा की तरह आभासित होने वाला अद्भुत व्यक्ति था। क्या था? अपनी अंतर ज्योति, अपनी अंतर ज्योति से सूर्य और चंद्रमा की तरह, सूर्य और चंद्र की तरह आभासित होने वाला अद्भुत व्यक्ति। किसने कहा है? ये कहा है वीरसेन ने। किसमें? उदयगिरी जो शिलालेख मिला है उसमें कहा है वीरसेन ने चंद्रगुप्त के आदित्य के बारे में। अब देखिए हम इसकी उपलब्धियां पढ़ते हैं। ये तो इसकी सामान्य जानकारी होगी चंद्रगुप्त की। अब इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सबसे पहली जो उपलब्धि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विवाह। बोला सर विवाह कोई उपलब्धि होती है क्या? विवाह भी कोई उपलब्धि होती है क्या? बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बेटा। कैसे होती है? विवाह करके देखो, करने के बाद पता लग जाएगा, करने से पहले पता लग जाएगा।
तो यहां इसकी भी उपलब्धि है बहुत बड़ी, 2 विवाह कर लिए, एक से पेट नहीं भरा तो 2 कर लिए। पहला विवाह तो कर लिया अपने भाई की पत्नी से, तो भाई की पत्नी से किया तो वो तो इसकी पत्नी थी ही नहीं ना, तो दोबारा विवाह किया। तो देखिए इसके विवाह उपलब्धियां हैं, ये तो थे एक सामान्य। अब उपलब्धियों के बारे में जो बात कर रहे हैं वो उपलब्धियां क्यों है विवाह? विवाह इसलिए उपलब्धियां हैं क्योंकि इसने विवाह के द्वारा जो भारत का साम्राज्य था उस पे काफी कुछ क्षेत्रों पर अपना एक तरह से अधिकार सा हो गया। वैवाहिक संबंध की कुछ में मित्रता हुई और कुछ में विवाह के बाद वो राज्य इनको प्राप्त हो गया। तो देखिए विवाहिक संबंधों में जो पहला विवाह संबंध है, नंबर 1, पहला जो इसने विवाह संबंध है वो किया ध्रुव देवी से। कहा किससे? ध्रुव देवी से। और ध्रुव देवी कौन थी? बताया मैंने, कदम वंश की, कदम वंश की राजकुमारी थी। और इसी से इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कुमारगुप्त, जो बाद में शासक बनता है। कौन उत्पन्न हुआ? कुमारगुप्त। दूसरा जो विवाह है इसका महत्वपूर्ण, ये तो इसकी भाई की पत्नी थी। दूसरा इसने जो विवाह किया वो था इसने कुबेर नागा से। महत्वपूर्ण है ये कुबेर नागा। क्यों महत्वपूर्ण है? उस समय में नाग वंश की राजकुमारी थी, और नाग वंश उस समय मध्य भारत की बहुत ही खूंखार, यो कहे वीर जाति थी। कहां कहां की? मथुरा, और मथुरा यानी पद्मावती, यहां की एक वीर जाति थी कुबेर जो नागा जाति है, उसकी कुबेर नागा से विवाह किया। और कुबेर नागा से जो इसके संतान उत्पन्न हुई वो थी इसकी प्रभावती पुत्री, प्रभावती गुप्त। 2 विवाह हो गए। अब इसने तीसरा जो विवाह संबंधी बनाया वो स्वयं ना करके अपनी पुत्री प्रभावती का रुद्रसेन द्वितीय, कहां का था? वाकाटक। देखिए जो भारत का एक सामान्य, भारत का जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है यहां पर जाति थी वाकाटक जाति, और उनसे ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। जबकि मथुरा और जो मध्य भारत की कुबेर नागा जाति थी वो मध्य भारत में थी, और वहीं पर कदम वंश की जो दक्षिण में है कदम वंश की राजकुमारी से विवाह करता है। तो इसका एक तरह से वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसका एक अच्छा साम्राज्य स्थापित होता है। वाकाटक वंश में रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करता है, प्रभावती गुप्त का, जो बाद में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त का प्रभाव अपने पिता चंद्रगुप्त की तरफ हो जाता है, और सारा का सारा साम्राज्य एक तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ही संभालता है। पहली उपलब्धि हो गई विवाह। दूसरी हम बात करें इसकी उपलब्धियों के बारे में, तो वो है इसकी सैनिक उपलब्धियां जिनमें विजय है कुछ। तो विजय इतनी खास ना होकर सामान्य सी है, पढ़ लेंगे आसानी से। जो नंबर 1 विजय है वो सबसे पहले इसने की गणराज्यों का विनाश किया। कुछ गणराज्य थे उस समय में, गणराज्य जो हमने पहले भी पढ़े थे, जिन गणराज्यों का विनाश समुद्रगुप्त ने किया, और उनमें विनाश जिसका किया वो थे नंबर 1 वाकाटक, क्योंकि बताया अभी प्रभावती गुप्त का विवाह किया और वो बाद में मारे गए। इसके अलावा पूर्वी मालवा, कहां का? पूर्वी मालवा, ये वाला क्षेत्र मध्य भारत का। काक यानी सांची, कांक नद जिसको कहते हैं, कांक या कांग नद यानी सांची। इसके अलावा एक गणपति नाग और था जो हमने पहले पढ़ा था, उस वंश का पूरा ही विनाश कर दिया। गणपति नाग का पूरा ही वंश समूल नाश कर दिया इसने। गणराज्यों का विनाश हो गया नंबर 1। नंबर 2 इसकी जो विजय हम पढ़ते हैं उसमें आता है मालवा। मालवा का हमने पूर्वी मालवा पढ़ लिया, अब है जो मालवा का क्षेत्र बचा है। तो मालवा विजय, मालवा में देखिए अवंती, धार और मंदसौर जिला आता है मध्य प्रदेश का, ये वाला हिस्सा मालवा का पश्चिमी क्षेत्र, यानी धार जिला, मंदसौर और अवंती, ये 3 क्षेत्र हो गए जो मालवा में आते हैं। नंबर 3 हम चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विजय देखते हैं वो है सौराष्ट्र, यानी दक्षिण का हिस्सा, गुजरात का जो नीचे वाला हिस्सा है वो है सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में इसने विजय प्राप्त कर ली चंद्रगुप्त ने। सौराष्ट्र में उस समय शक शासक शासन करते थे सौराष्ट्र के क्षेत्र में। तो शक क्षत्रप यहां पर थे, और शक क्षत्रप में था
उस समय रुद्र सिंह द्वितीय के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह किया वाकाटक में, और रुद्र सिंह तृतीय। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। सौराष्ट्र के बाद हम पढ़ते हैं जो इसकी विजय का क्रम था, वो आता है पूर्वी प्रत्यंत राज्य, यानी पूरे समतट, ये जो समतट दवाब कामरूप जो हमने पढ़ा था कि जिस 5 राज्यों की विजय की थी समुद्रगुप्त ने, तो पूर्वी भारत कहें या राज्य कहें, उसमें कौन है? समतट, दवाब कामरूप, कामरूप मतलब आसाम, इसकी विजय करी। नंबर 5वां जो देखते हैं समुद्र, वो है पश्चिम उत्तर भारत की, यानी भारत का ये वाला हिस्सा काफी बाहर तक। क्या किया इसने? सिंधु और सिंधु की 7 सहायक नदियां, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास जो भी है, इन 7 नदियों को पार करके चंद्रगुप्त द्वितीय तो कहां तक गया, समुद्रगुप्त तो कहां तक गया था? केवल हिंदुकुश पर्वत तक। कहां तक गया था? हिंदुकुश पर्वत तक समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय हिंदुकुश को भी पार कर जाता है और पार करके काबुल तक पहुंच जाता है। काबुल को पार करके कहां पर पहुंच जाता है? काबुल को पार करके कहां पहुंच जाता है? बल्ख तक पहुंच जाता है। यानी जो आज तक हम भारत की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त नहीं कर पाए, वहां तक ये पहुंच जाता है, यानी पश्चिमोत्तर भारत में। कहां तक? सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों को पार करके, सिंधु व सहायक नदियों को पार करके कहां तक पहुंच जाता है? बल्ख तक। और किसको पराजित करता है? बल्ख तक पार कर जाता है। और किसको पराजित कर? वहालिकों को पराजित करता है। यहाँ पर वहालिक एक जाति थी, तो उनको भी ये पराजित करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी कारण से, ध्यान रखना, इसी कारण से, पार करने के कारण से ही इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है सकारी विक्रमादित्य। ध्यान रखना, इन वहालिकों को पराजित करने के बाद इसने सकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सकारी शकों की तो पराजय पहले भी कर चुका था, पर सकारी विक्रमादित्य की उपाधि वहालिकों को पराजित करने के बाद धारण करता है। अब देखिए इसके साम्राज्य के बारे में देखते हैं, कहां कहां तक फैला हुआ था। एक बार वैसे तो हम देख चुके हैं, फिर भी एक देखिए, अगर उत्तर में देखें, पश्चिम में देखें, तो पूरा पश्चिमी भारत पूरा हिस्सा इसके क्षेत्र में था, यानी गुजरात का इलाका, राजस्थान, राजपूताना से भी आगे तक का क्षेत्र इसके अधिकार में था। दक्षिण में कर्नाटक का दक्षिणी भारत तक पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल तक, बंगाल के आगे समतट यानी समुद्र तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था पश्चिम में। और उत्तर में बात करें, उत्तर और पश्चिमोत्तर की बात करें, तो कहां तक फैला हुआ था? बल्ख तक फैला हुआ था। बल्ख तक यानी अफगानिस्तान के विपात काबुल और अफगानिस्तान, हिंदुकुश पर्वत के आगे तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ये किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब देखिए इसके बारे में कुछ विशेष, ये तो इसके साम्राज्य की होगी। अब कुछ विशेष बातें हैं इसकी, कुछ विशेष तथ्य इसके बारे में हमें मिलते हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। जैसे इसने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसकी जानकारी, और ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, उसके बारे में कुछ जानकारी। तो कुछ विशेष तथ्य में लिख देता हूं एक तरह से, जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार छोटे छोटे तथ्य हमसे रह जाते हैं और वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो विशेष तथ्य में बात करें तो देखिए इसका अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। नंबर 1, अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। और कहां से मिलता है? काशी के पास नगवा गांव है। कहां पर? काशी के पास नगवा गांव से अश्व की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? अश्व मूर्ति। और उस पे घोड़े की प्रतिकृति, एक तरह से घोड़े का एक मूर्ति रूप में बनाया है, उसके ऊपर लिखा हुआ चंद्रगुप्त। नगवा गांव से घोड़े की क्या मिली है? प्रतिकृति यानी मूर्ति, और उस पे क्या लिखा हुआ है? चंद्रगुप्त। क्या लिखा मिला है? चंद्रगुप्त। जिससे ही जानकारी मिलती है कि इसके पिता के समान
चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा इसकी जानकारी मिलती है जो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र है, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र। पूना ताम्रपत्र में क्या जानकारी मिलती है कि प्रभावती गुप्त कहती है कि चंद्रगुप्त ने या इसके पिता ने अनेक गो यज्ञ किए और कोटि सहस्त्र दान दिया। क्या किए? गो यज्ञ किए या गो पालक था और साथ में कोटि यानी करोड़ों सहस्त्र दान दिए। और ये कब होता है? ये सब आदमी कब करता है? जब कोई बड़ा हवन या यज्ञ करता है। और वो कौन सा होता है? अश्वमेध यज्ञ का बारे में इसकी जानकारी मिलती है। नंबर 2 जो बात करें हम, दूसरा महत्वपूर्ण विशेष तथ्य जो इसके बारे में है वो है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। साथ ही ध्यान रखना कि ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष काल था। ब्राह्मण धर्म का क्या था? चरमोत्कर्ष था ये। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में वो है इसके दरबार में एक बौद्ध था, सैनिक पदाधिकारी था, बौद्ध आम्रकदाव। कौन था? बौद्ध व्यक्ति था, बौद्ध धर्म को मानने वाला आम्रक, जो क्या था? सैनिक पद पर आसीन था, सैनिक पदाधिकारी था, एक तरह से यूं कहे पदाधिकारी था। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चौथी महत्वपूर्ण बात करें तो वो है इसके अलावा बौद्ध धर्म का एक व्यक्ति था दिग्नाथ। क्या नाम है? बौद्ध विद्वान, यानी एक तरह से धार्मिक सहिष्णु था, अलग अलग धर्म को संरक्षण दे रहा था, जिसका नाम है दिग्नाथ। दिग्नाथ भी मिलता है और दिग्नाथ भी मिलता है, तो हम यहाँ थ लिखते हैं दिग्नाथ में। और ध्यान रखना इसके बारे में एक विशेष बात, इसको मध्यकालीन न्याय का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन न्याय का पिता। किसको कहते हैं? दिग्नाथ को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब देखिए इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ नवरत्न थे। एक तो अकबर के दरबार में थे और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी क्या थे? नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं। नवरत्न, वो नवरत्न है नंबर 1 अमर सिंह। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। क्या लिखा? अमरकोश। नंबर 2 बात करें तो वो है यहां पर वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। नंबर 3 बात करें वो है धनवंतरी। चौथा बात करें वो है कालिदास। 5वां वेताल भट्ट। 6ठा शंकु। 7वां वररुचि। 8वां घटकरपर और 9वां शपणक। कौन क्या था? अमर सिंह लेखक था, वराह मिहिर जो था वो था यहां पर यूं कहें कि ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो जानकारी रखता था, यानी ग्रह नक्षत्रज्ञ, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी। धनवंतरी चिकित्सक था। बात करें कालिदास भी लेखक, नाटककार और साहित्यकार। वेताल भट्ट जादूगर। शंकु वास्तुशास्त्री था। यूं कहें एक एक के बारे में बात करें तो सारे के सारे इसके दरबार में कुछ न कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। वररुचि की बात करें, शंकु वास्तुशास्त्री। वररुचि की बात करें, व्याकरणज्ञ था। घटकर पर कूटनीतिज्ञ था। और शपणक के बारे में बात करें तो ये फलित ज्योतिष था, एक तरह से ज्योतिषी के बारे में जानकारी थी इसको।
आगे देखते हैं, ये थे इसके नवरत्न। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके बारे में देखते हैं। देखो पहला शब्द ले लो, अवध, अमर सिंह, वरामीर, धन्वंतरी। अवध में कालिदास। अवध में क्या, कालिदास ने क्या किया, वेताल को अवध में कालिदास ने वेताल को शंकु में क्या किया, बंद कर दिया। शंकु में बंद किया और उसकी रुचि के अनुसार उसको क्या दिया, कपूर, और लास्ट में श्राप भी दे दिया, श्राप भी दे दिया। याद कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे अमर सिंह, वैसे वराहमिर, वैसे धन्वंतरी। अवध, अवध के बाद देखें, अवध में कोई मतलब नहीं है, कालिदास, कालिदास हो गया। वेताल, वेताल हो गया। शंकु, बंद का कोई मतलब नहीं है। रुचि, वर रुचि। कपूर, घट कर्पूर। और साप यानी शपणक। तो अवध में कालिदास ने वेताल को पकड़कर शंकु में बंद कर दिया और रुचि के अनुसार कपूर और श्राप उसको दे दिया। तो ये था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। आगे हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त और उसके वंश के बारे में। धन्यवाद।